हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी का जो जनरल पेपर है इसी में हिंदी का पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट पेपर को। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे 81 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं लैंग्वेज हिंदी का पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, गंगा का पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? गंगे। इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा गंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही क्रम में लिखे हुए वाक्यों की पहचान करें। तो ये हमें वाक्य पढ़ने होंगे, पहले देख लेते हैं इसको। गीता है एक लड़की चतुर, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हरि करता भला सबका, भूप सिंह एक अच्छे अध्यापक हैं। मोहन दौड़ता है बहुत तेज। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है कि भूप सिंह एक अच्छे अध्यापक हैं, तो ये राइट ऑप्शन है। फ्रेंड्स देखिए, मैं भी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी इनकी अपनी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं साथ में आपको भी लेकर चल रही हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो मैं ये प्रैक्टिस सेट लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको भी अपने साथ ही ऐड कर रही हूँ। सुबह ही मैंने ये किया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे कि जो शुद्ध होंगे हमारे सेंटेंस वो होगा, गीता एक चतुर लड़की है, हरि सबका भला करता है, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, ये एक मुहावरा है, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करने में क्या है? यहाँ पर अपना काम निकालना। इसका क्या मतलब होता है? अपना काम निकालना। और इसी का हम आगे देखते हैं। वाक्य प्रयोग सब लोग कर ही लेते हैं, तो इसका मुझे नहीं लगता कि व्याख्या पढ़ना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। जिस क्वेश्चन का ज़्यादा ज़रूरी होगा उसका हम ज़रूर पढ़ेंगे व्याख्या। चलिए आगे देखते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के बेटा प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। रोला सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर इसकी यति होती है। देखो ध्यान से, 11 और 13 पर इसकी यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु या फिर 2 लघु होते हैं। प्रत्येक चरण में तुक आवश्यक होता है, तुक आवश्यक होता है। इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना। देखिए, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, ना लास्ट में आया और गुरु है, 2 गुरु है लास्ट में। रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना, यहाँ पर भी लास्ट में 2 गुरु हैं और ना दोनों में आया है, तो तुक भी मिला हुआ है। आगे देख लेते हैं। उपमा अलंकार की क्या पहचान है? देखिए, उपमा अलंकार हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, सी ऑप्शन इसका सही है, वहाँ उपमेय अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, सॉरी, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। इसी में हम थोड़ा इसकी व्याख्या देखते हुए चलते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 भाग होते हैं, एक उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और वाचक शब्द। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राम का मुख किसके समान? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, ठीक है। उपमेय में उपमान की तुलना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कल जाएगा, यह भविष्य काल का कौन सा भेद है? वह कल जाएगा भविष्य काल का कौन सा भेद है? तो ये सामान्य भविष्य के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। इसी में हम भविष्य काल के भेद भी देखते हुए यहाँ पर चलेंगे, जिससे कि हमारा एक बार लर्न करा हुआ भी लर्न होता रहे, रिवाइज होता रहे। चलिए देख लेते हैं। भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप में क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं।
पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा हेतु मत भविष्यकाल। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ये याद रखिए। मुकेश विद्यालय जाएगा, ये सामान्य भविष्य जाएगा। संभाव्य में संभावना व्यक्त की जाती है कि संभव है कल परीक्षा का परिणाम घोषित हो, जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन संभावना है कि कल हो। माँ खाना बनाए तो मैं खाऊं, हेतु मजबूत, अगर कोई काम करे मतलब कि कोई किसी एक काम पर दूसरे काम का निर्भर होना, कि अगर माँ खाना बनाए तो मैं खाना खाऊं। जो व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो व्यक्ति असफल होता है वह पश्चाताप करता है, इसका निम्न में से सरल वाक्य में उचित रूप क्या होगा? कि जो व्यक्ति असफल होता है वह पश्चाताप करता है, असफल व्यक्ति पश्चाताप करता है। देखिए इतना ज़्यादा टाइम मैं सारे क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ने में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, आपको दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से आपको प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, असफल व्यक्ति पश्चाताप करता है, इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे देख लेते हैं, अगला जो हम ऑप्शन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये जो सरल वाक्य होते हैं, पहले ये देख लीजिए उसी का, कि असफल व्यक्ति पश्चाताप करता है। अब हम सरल वाक्य की पहचान देखते हैं क्या होती है। ठीक है, तो वे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है, वह सरल वाक्य होता है। एक ही उद्देश्य होगा या फिर एक ही विधेय होगा, वहाँ पर वो सरल वाक्य होगा। जैसे राम ने बाली को मारा, राधा खाना बना रही है, तो यहाँ पर उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है। ठीक है, रति भाव से, नेक्स्ट क्वेश्चन, रति भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, सभी को मालूम है, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। श्रृंगार रस के भेद पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का संयोग, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति होता है, और इसके 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के मिलन दर्शन का वर्णन हो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भो हंसे और देहन कहे नटी जाए। सोहो करे भोइनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, अगला वियोग का देखते हैं हम यहाँ पर, इनका हमें भाव समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं, वियोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका विरह या फिर बिछुड़न का वर्णन हो, जहाँ नायक और नायिका में विरह या फिर बिछुड़न का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो रहे हो। हे खग मृग, हे मधु कर्म श्रेणी, इसका एग्जाम्पल देखिए वियोग श्रृंगार का, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर क्या होते हैं, राम जी सीता जी से अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। पहले और तीसरे चरण में 15-15, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं किस छंद में होती है? देखिए ये उलाला में होती हैं, ये जो मात्राएं हैं ये उलाला में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं उलाला छंद में होती हैं। रोला छंद को देख लेते हैं, इसमें सम्मात्रिक छंद है, रोला एक सम्मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, और पहले तथा तीसरे 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। कितनी मात्रा ऊपर होती है? 11 और 13 मात्रा ऊपर यति होती है। सोरठा कैसा छंद है? सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा छंद दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, छप्पे को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यह जो छंद है इसमें 6 चरण होते हैं। छप्पे 6 यहीं पर लिखा हुआ है। इसका जो देखिए ट्रिक भी अगर हम देखें तो यहीं 6 छप्पे और चरण कितने? 6। इसमें प्रथम जो चरण है, प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। इसमें प्रथम जो 4 चरण है वे किसके होते हैं? रोला के होते हैं। और शेष 2 चरण जो है वो उलाला के होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90। भावना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता आदि के कारण निम्न में से कौन सा भाव उत्पन्न होता है? आदि के कारण कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो चपलता उत्पन्न होता है। भावना, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंद्विता के कारण मन में चपलता का भाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 91। जहाँ अतिशय कथन बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, जहाँ अतिशय कथन का या फिर बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का ज़्यादा वर्णन होता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है पूछा गया है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी हम देख लेते हैं। जहाँ अतिशय कथन या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार की डेफिनेशन है कि जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या फिर मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, राणा की पुतली फिरी नहीं कि चेतक मुड़ जाता था, यानी कि राणा की पुतली भी नहीं घूमती थी और तब तक चेतक क्या होता था? मुड़ जाता था दूसरी तरफ। तो राणा के बहुत सारे एग्जाम्पल है और चेतक के जो हमें अतिशयोक्ति का एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहाँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है हमारा 92। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होने पर क्या हुआ? पक्षी बोलने लगे। इसका निम्न में से संयुक्त वाक्य का उचित रूप क्या होगा? सूर्य उदय हुआ, संयुक्त वाक्य का रूप पूछा है इन्होंने। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। देखिए, जो हमारा संयुक्त वाक्य होता है उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहाँ हमें देखने को मिले तो वे उसका एग्जाम्पल होते हैं। देखिए, क्योंकि और इसलिए क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड वाक्य होते हैं और जहाँ डिपेंड होगा तो मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, यहाँ दो सेंटेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो और शब्द यहाँ पर आएगा। सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। इसकी व्याख्या को हम समझ लेते हैं। यहाँ सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य जो बनेगा वो सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का बोध होता है और जिनमें वाक्य जो है वो योजक जैसे और, अंत या, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिए, ये जो कॉमन वर्ड अगर आपको सेंटेंस के बीच में दिख जाते हैं, ये वाले जो कॉमन वर्ड हैं जो आपको दिख जाते हैं तो समझो वे संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम में लिखे हुए वाक्य की पहचान करें। सही क्रम में कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? राम हॉकी खेलता है, ये मसूर और मूंग की दाल, ये तो कंप्लीट भी नहीं है। अधजल छलकत गगरी जाए, ये भी नहीं है कंप्लीट। आपने सभी ने पढ़ा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो करेगा भरेगा वो, ऐसे नहीं होता। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है हमारा यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, रात्रि शब्द में निम्न में से पर्यायवाची क्या नहीं है? रात्रि शब्द का निम्न में से क्या पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, भागीरथी पहला ही जो ऑप्शन है ये गंगा का पर्यायवाची है, बाकी ऑप्शन हमको देखने को भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, और देखने भी नहीं पड़ेंगे, तो हमारा यहीं से ठीक आंसर निकल जाता है कि भागीरथी। भ्रष्ट, और आप चाहे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ये भी देख सकते हैं गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। सुरसरी, त्रिपथगा, देव नदी, जानवी, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुरसरिता इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 95। धृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो धृष्ट का जो विलोम होता है वो विनीत होता है। धृष्ट का विलोम विनीत होता है। बाकी का भी हम विलोम देख लेते हैं। सज्जन का दुर्जन होता है, भक्त का अभक्त होता है और ज्ञानी का अज्ञानी। अब हमारा एक पैराग्राफ है जिसमें कि हमें 96 से 100 क्वेश्चन तक करने हैं, तो हमारा पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद ही हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प का सही आंसर चुनें।
ये इसमें लिखा हुआ है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीके से लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। इस पहल के माध्यम से, इसको आगे देखते हैं, इस पहल के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को प्रकाश में लाना चाहते थे। उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया। अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखिए, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा कोई ना कोई। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और क्योंकि यह वर्ष का एक लंबा दिन है, UNGA के सदस्यों ने मोदी जी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और जल्द ही, आगे देखिएगा, जल्द ही इसके लिए सकारात्मक मंजूरी दे दी। 21 जून 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए, आप भी इस तरीके से पढ़ते हुए जो मेन पॉइंट आता है कोई, उसको अंडरलाइन करते हुए चलिए, जिससे कि हमारा जो अगर क्वेश्चन वहाँ से निकलता है तो एकदम से हमको दिखाई दे जाए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने राजपथ पर उत्साह के साथ यह दिन मनाया। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कई बड़े और छोटे योग शिविर भी आयोजित किए गए थे। देखिए, कई छोटे और बड़े क्या किए गए थे? योग शिविर भी आयोजित किए गए थे। इस पवित्र कला का अभ्यास करने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में इन शिविरों में हिस्सा लिया। न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का भी आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया और लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। तब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 की मोदी जी ने, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, कि मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के सुझाव का प्रस्ताव कब दिया? तो सितंबर 2014 में ये प्रस्ताव योगी जी ने दिया था। कब दिया था? सितंबर 2014 में दिया था। चलिए आगे देखते हैं। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना की जाए। एक विशेष दिन की क्या की जाए? स्थापना की जाए। यह विचार किसका था? तो ये हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं का था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? देखिए, ये अंडरलाइन भी हम कर रहे थे इसको कि 21 जून 2015 को ये पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि पूरे विश्व में ही योग को मनाए जाने की, योग किए जाने की बात की गई है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्साह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उत्साह शब्द का पर्यायवाची इन्होंने पूछा है। हर्ष यहाँ उत्साह का पर्यायवाची होगा और उत्साह के जो अन्य पर्यायवाची वे उमंग, हौसला, जोश, साहस और क्षमता होंगे। क्या क्या होंगे? जोश, साहस और क्षमता। यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद। पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।